गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी आ गए हैं। आज हम लोग एसएसटी प्रोजेक्ट देखेंगे क्लास 9 एंड 10 का बोर्ड एग्जाम्स का। तो कौन कौन सारे बच्चे आ गए? सभी बच्चे आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो एसएसटी प्रोजेक्ट क्लास 9 10 का बोर्ड एग्जाम्स का प्रोजेक्ट बताया जाएगा और आप लोगों को मैथ और साइंस का प्रोजेक्ट हम बता दिए थे। एसएसटी का मैप वर्क आप लोगों को हम बताए थे। एसएसटी का आपको याद होगा, एसएसटी का मैप वर्क आपको बता दिया गया था। मैप वर्क में क्लास 9 और 10 का, क्लास 9 एंड 10 का क्या था? कॉमन टॉपिक्स। क्लास 9 एंड 10 का सेम था, क्लास 9 और 10 का सेम था मैप वर्क, जिसमें हम बताए थे आपको इंडिया मैप एंड वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप और वर्ल्ड मैप। इसमें हम आपको दोनों बताए थे, फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप। और फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप से रिलेटेड सारी चीजें आपको हम बताए थे। तो आज आप लोगों को मैप के बाद एसएसटी प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या करना है ये चीज देखना है, ठीक है? समझ गए? सभी बच्चे समझ गए? एसएसटी प्रोजेक्ट वर्क क्लास 9 और 10, 9 एंड 10 का सेम है, सेम। क्लास 9 एंड 10 का एसएसटी प्रोजेक्ट वर्क सेम है और ये आपको बनाना है प्रैक्टिकल के कॉपी पे। ध्यान देंगे, प्रैक्टिकल कॉपी जो साइंस का बड़ा वाला कॉपी होता है, प्रैक्टिकल कॉपी क्लासमेट का, उसमें बनाना है। और मैथ और साइंस वाला आपको लैब मैनुअल में बनाना है। फिर से आप अच्छे से समझ लो, एसएसटी के बारे में हम बताएंगे अभी। आपको साइंस बनाना है, मैथ बनाना है, ये दोनों आपको बनाना है लैब मैनुअल में। लैब मैनुअल क्योंकि सीबीएसई का इस बार एकदम स्ट्रिक्ट नोटिस है कि आपको साइंस जो है लैब मैनुअल में बनाना है। मैथ भी आपको एसएसटी बनाना है, सोशल स्टडीज बनाना है आपको साइंस के प्रैक्टिकल वाले कॉपी में, साइंस प्रैक्टिकल कॉपी, ठीक है? साइंस प्रैक्टिकल कॉपी में बनाना है, ठीक? पहला। दूसरा चीज आपको उसके बाद इंग्लिश और हिंदी बच गया है। इंग्लिश और हिंदी में आप लोगों को ये कहा गया था स्टिक फाइल पे बनाएंगे। स्टिक फाइल आपके ग्रुप में मैसेज डाल दिया गया था, हिंदी इंग्लिश में क्या बनाना है, ठीक है? इसमें भी क्लास 9 और 10 सेम है, क्लास 9 एंड 10। क्लास 9 10 क्या है? सेम। आप ध्यान देंगे, क्लास 9 10, ठीक है? आप लोग को हिंदी इंग्लिश का प्रोजेक्ट आपको फाइल पे आपको ग्रुप में भेज दिया गया था और आपको एसएसटी बनाना है साइंस प्रैक्टिकल कॉपी पे, ठीक है? इसके साथ आपको वो मैप वर्क लगाना है और साइंस मैथ आपको बनाना है लैब मैनुअल में, ठीक है? और अब आप लोगों को एसएसटी का जो प्रोजेक्ट वर्क है, और जिन बच्चों को कोई भी इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो, वो सभी बच्चों को हम कह रहे हैं कि आप कल स्कूल आइए। आपको स्कूल में सारा डिटेल कंफर्मेशन फिर से एक बार बता दिया जाएगा, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को जब ये बताया गया था तो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे 9 10 में। आप सभी बच्चों को कहा जा रहा है कि आप लोग कल स्कूल आए, क्लास में आप एक बार अच्छे से समझ लें, नहीं तो आपको फिर ये प्रैक्टिकल कॉपी आपका चेक नहीं होगा, ठीक है? और डेट का भी आपको बता दिया गया है कब होगा। अब बाकी बच गया आपको एसएसटी का प्रोजेक्ट वर्क। एसएसटी का प्रोजेक्ट वर्क आपके टीचर बताएंगे आपको, ठीक है? शिवम सर बताएंगे आप लोग को। तो आप लोग शिवम सर से समझ लीजिए कि साइंस एसएसटी प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, ठीक है? शिवम समझ गए? एक मिनट बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। अब आज हम लोग जानेंगे एसएसटी के प्रोजेक्ट वर्क में आपको प्रोजेक्ट कॉपी में क्या क्या लिखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत क्लोज है और प्रैक्टिकल सबमिट करने का डेट भी आ चुका है। तो आज हम लोग जानेंगे कि एसएसटी के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं कॉपी में, जो 9 और 10 दोनों के लिए सेम है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे टोटल जो है, टोटल एसएसटी में आज हम आपको 6 टॉपिक्स बताएंगे, ठीक है? टोटल कितने टॉपिक्स रहेंगे? 6 टॉपिक्स। उन 6 टॉपिक्स में से आपको क्या करना है, कोई भी 5 टॉपिक्स ही चुनकर बनाना है, ठीक है? टोटल टॉपिक्स कितने दिए जाएंगे आपको? 6, लेकिन आपको बनाना कितना है? कोई भी 5, ठीक है? ये सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग क्या कीजिएगा, 5 टॉपिक में से हर टॉपिक का लगभग 5 पेजेस प्रोजेक्ट बनाना है। एक टॉपिक पे कितने पेजेस बनेंगे? 5 पेजेस, ठीक है? तो टोटल आप जो कॉपी लीजिएगा वो कम से कम 30-35 पेजेस के होने चाहिए, क्योंकि 25 पेजेस तो आपको कॉपी में ही लग जाएंगे बनाने के लिए। प्लस हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ वहां पर फोटोज भी उसको प्रिंट करके लगवाना है, ताकि वो प्रोजेक्ट आपको
सही से इंफॉर्मेशन दे पाए और आपको बोर्ड एग्जाम्स में उस पर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है? वुमेन्स रोल इन हिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक का क्या नाम है? वुमेन्स रोल इन हिस्ट्री। अब इसमें क्या क्या लिखना है आपको कॉपी में वो आपको हम बता रहे हैं। वुमेन्स रोल इन हिस्ट्री में सबसे पहले आपको लिखना है कि जो पहले के टाइम में, मतलब इंडिपेंडेंसी के पहले, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंसी के पहले वुमेन्स का जो है क्या कंडीशंस था इंडिया में। कंडीशंस ऑफ वुमेन इन इंडिया। अब कंडीशंस में क्या क्या बताना है कि वुमेन्स का उस टाइप का लाइफ स्टेटस कैसा था, उनका सर्वाइवल कैसे होता था। ठीक है, सर्वाइवल होने का मतलब क्या है कि वो कौन कौन से पर्टिकुलर राइट जो मेंस को दिए जाते थे फीमेल्स को नहीं मिलते थे, और बाद में उनमें क्या गवर्नमेंट चेंजिंग किया ताकि वुमेन्स को भी वही राइट्स मिल सके और वो आज के पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम में सर्वाइव कर सके और उनको यहाँ पर मेन से कंपेयर करने में, मतलब इक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि वुमेन्स को जो है बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता था। अंडर एस्टिमेट का मतलब क्या है कि उनको जो है सारे इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे जो मेल पर्सन को दिए जाते थे। तो गवर्नमेंट क्या किया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंजिंग लाया, और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग लाने के बाद क्या किया कि वो वुमेन को एम्पावर्ड करने के लिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदलाव लाए, जिनमें राइट्स ही उन सबको मिलता है कि वुमेन्स खुद के सर्वाइवल के लिए इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अपने आप को हमेशा आगे रखेंगे। प्लस लोकसभा, राज्यसभा और भी बहुत सारे इलेक्शंस में उन सबको एक पर्टिकुलर प्रायोरिटी दिया गया कि 1/3 सीट उन सबका क्या रहेगा, रिजर्व्ड रहेगा। 1/3 सीट क्या रहेगा, रिजर्व। अब रिजर्व क्यों रहेगा? रिजर्व इसलिए रहेगा ताकि वो लोग प्रेजेंट टाइम में अपने आप को वुमेन्स मतलब कि मेन से क्या कर सके, इक्वलाइज कर सके, उनको जो है अनइक्वालिटी फील ना हो। तो ये 1/3 सीट सब अलग अलग एरियाज में रिजर्व कर दिए गए हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक आपका बनेगा किस पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, जिसपे सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि इंडिपेंडेंसी के पहले वुमेन का स्टेटस कैसा था, वो कैसे सर्वाइवल करते थे, उनको क्या क्या प्रॉब्लम होता था। फिर कुछ उसमें और भी आपको इंक्लूड करना होगा कि जैसे जैसे टाइम बीता, मतलब इंडिपेंडेंसी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या बताना है कि कैसे कौन कौन से राइट्स उन सबको मिले, जिसके बाद क्या हुआ, उन सबका लाइफ जो है पहले से बहुत ज्यादा सही हो गया। ठीक, तो बहुत सारे राइट्स को आपको एक्सप्लेन करना है, पहले जो नहीं थे और अभी जो है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा, वुमेन रोल इन इंडिया, बिफोर इंडिपेंडेंसी भी और आफ्टर इंडिपेंडेंसी भी। और ये जो टॉपिक है ये आपके क्लास 9 और 10 दोनों के लिए है, कॉमन टॉपिक्स है। ठीक है, 9 एंड 10 कॉमन टॉपिक्स का मतलब 9 के बच्चों को भी यही बनाना है और 10 के बच्चों को भी यही बनाना है। तो ये फर्स्ट टॉपिक था। अभी ऐसे ऐसे आपको हम टोटल 5 टॉपिक और बताएंगे, जिसमें से आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कोई भी 5 टॉपिक बना पाए, टोटल 6 में से। अब सेकंड टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है, पॉपुलेशन। ठीक है, सेकंड टॉपिक का नाम क्या है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग को पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। तो नॉर्मली आप इसको समझिए कि ये पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन एक्सप्लेन करना है आपको। अब कॉम्पोजिशन मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि ये पॉपुलेशन कौन कौन से अलग एज ग्रुप से मिलकर बना है। ये खाना बनाने वाला कॉम्पोजिशन तो है नहीं, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है। मतलब इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 150 करोड़, उन 150 करोड़ में अभी के प्रेजेंट के टाइम में एक पर्टिकुलर एज ग्रुप डिवाइड होता है कि यहाँ पर जो है यंग बच्चे कितने हैं। यंग बच्चे मतलब समझ लीजिए आप 1 से लेकर 14 ईयर्स तक। ठीक है, उसके बाद 14 के बाद से 22, फिर उसके बाद मान लेते हैं 22 के बाद से अभी तक जो सबसे एजेड पर्सन है। तो टोटल एज कॉम्पोजिशन के बेसिस पे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि टोटल पॉपुलेशन का रेशियो कैसे डिवाइड है, प्लस पहले वो कितना था। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि जो बच्चे होते थे उन सबके पास, तो अभी जैसे गवर्नमेंट रूल पास किया है ना कि उनको जो है 1 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को कोई वर्क नहीं करना है, उन सबको जो है फ्री में एजुकेशन मिलेगा। लेकिन पहले तो ऐसा था नहीं। पहले क्या करते थे, पहले जो है उन सबसे बंधुआ मजदूरी कराया जाता था। ठीक है, उसको क्या बोलते थे, बेगर नहीं, बेगर।
ठीक है। तो बेगर में जो है क्या किया जाता था, बच्चों से या बहुत बड़े लोगों से भी बदुआ मजदूरी, मतलब उन सबको पैसा नहीं दिया जाता था। वो लोग जो है क्या करते थे, दूसरे लोगों से पहले पैसा ले लिए रहते थे, वो रिटर्न नहीं कर पाते थे, तो वो लोग अपने बच्चों को भेज देते थे बड़े लोगों के घरे में कि आप वहां पर काम कीजिए। तो ये क्या हुआ कि धीरे धीरे तो चेंज हुआ। अब चेंज हुआ तो यहाँ पर सब कुछ गवर्नमेंट चेंजिंग लाया। गवर्नमेंट क्या क्या चेंजिंग लाया? जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट अब देखिएगा तो एजुकेशन पे ध्यान दिया है बच्चों के। अब एजुकेशन पे ध्यान देने का मतलब क्या है कि जो 1 से लेकर, या मान लीजिए एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, एलिमेंट्री एजुकेशन प्लस सेकेंडरी एजुकेशन, इसके बाद जाइएगा तब जो है सीनियर सेकेंडरी, हर लेवल के एजुकेशन में गवर्नमेंट जो है सबसे पहला जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, मतलब कि अगर आप 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसमें तो आपको फ्री एजुकेशन मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ्री में मील भी मिल रहा है। कौन सा मील मिल रहा है? मिड डे मील। ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब पहले के टाइम में अगर हम लोग देखें तो पहले के टाइम में क्या होता था कि बच्चों को फ्री में एजुकेशन तो मिलता नहीं था, प्लस उन सबसे जो है जो बहुत जमींदार लोग होते थे उन सबसे वर्क भी करवाते थे, जिससे छोटे बच्चे ही जो है पढ़ाई लिखाई छोड़कर दूसरा वर्क करने लगते थे। जिससे क्या होता था, इंडिया का जो पॉपुलेशन कंडीशन है, पॉपुलेशन कंडीशन में पॉपुलेशन तो बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर एजुकेटेड पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा था। मतलब पॉपुलेशन तो है इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन जो स्किल्ड पॉपुलेशन है वो बहुत कम होता जा रहा था, ठीक है। अब स्किल्ड पॉपुलेशन पहले के हिसाब से क्या था कि पहले जो लोग किसी वर्क को जानते हैं वो स्किल्ड पॉपुलेशन की कैटेगरी में चले गए, लेकिन अब का पॉपुलेशन क्या हो गया है कि वो एजुकेटेड स्किल्ड होने चाहिए, ठीक है। एजुकेशन के साथ साथ पर्टिकुलर कोई अगर उनके पास स्किल है तब जाके वो लोग क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में एक पर्टिकुलर अर्निंग पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अर्निंग पे ध्यान देंगे तो क्या होगा, कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन भी बढ़ेगा, प्लस वो बच्चे जो पढ़ लिखने के साथ साथ स्किल्ड रहेंगे वो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को भी जो है प्रेजेंट टाइम के कंपैरिजन में ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज बता पाएंगे, क्योंकि वो अभी से ही क्या रहेंगे, स्किल्ड। पहले क्या होते थे, सिर्फ स्किल्ड। तो एजुकेटेड प्लस स्किल्ड रहेंगे तब क्या होगा, कंट्री का पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है वो तो ठीक है बढ़ रहा है, लेकिन स्किल्ड पॉपुलेशन बढ़ेगा, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ कंट्री में जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं उन सबका अर्निंग कैपेसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये पॉपुलेशन में एक ये एक्सप्लेन करना है, प्लस कुछ पॉइंट्स आप जो एसएसटी में पढ़े होंगे कॉमन सा, जैसे सेक्स रेशियो भी एक्सप्लेन करना है। ये सारे पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में ही है, ठीक है। सेकंड टॉपिक यही कैटेगरी में आएंगे, ये सेक्स रेशियो। दूसरा पीसीआई एक्सप्लेन करना है, ये भी उसी में आएगा। सीडीआर एक्सप्लेन करना है, फिर सीबीआर, आईएमआर, ठीक है। और लास्ट लिटरेसी रेट। ये 6 पॉइंट्स आपको पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्सप्लेन करने हैं कि पहले कितना था और अभी कितना है, तब जाके पता चल पाएगा कि पॉपुलेशन चेंजिंग के साथ साथ इन सारे में कितना बदलाव आया है। अब ये सारे टॉपिक्स ही आपको उसी में एक्सप्लेन करने हैं पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले में, जिसमें से पीसीआई, सीडीआर, सीबीआर, आईएमआर ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। अगर आपको इनका फुल फॉर्म पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसमें सीडीआर का फुल फॉर्म अगर हम आपको बताएं तो सीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रूड डेथ रेट, ठीक है। सीडीआर का फुल फॉर्म क्या है, क्रूड डेथ रेट। तो सीबीआर का क्या होगा, क्रूड बर्थ रेट होगा। बाकी फुल फॉर्म्स आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको इनका फुल फॉर्म आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसी सबको आपको प्रोजेक्ट कॉपी में लिखने हैं। तो ये हो गया सेकंड टॉपिक। अब थर्ड टॉपिक की ओर हम लोग बढ़े। तो थर्ड टॉपिक है आपका एडोलसेंस, ठीक है। एडोलसेंस आपको एक्सप्लेन करना है। अब एडोलसेंस क्या है तो आपको पता होगा कि नॉर्मली जो एज ग्रुप होता है 13 से लेकर कब तक का, 19 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं वो एडोलसेंस के ग्रुप में आते हैं। क्योंकि अगर आप नॉर्मली भी देखिएगा तो इसका नाम क्या है, 13, लास्ट में क्या आ रहा है, टीन, और ये क्या है 19, इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है, टीन। ये जो टीन ग्रुप वाले होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं टीन एजर्स, ठीक है। और यही टीन एजर्स कौन से कैटेगरी में आते हैं, एडोलसेंस के कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि प्रेजेंट के टाइम में अगर हम लोग देखें तो जो एडोलसेंट्स है वही क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि एडोलसेंट्स ही जो है 13 से 19 ईयर्स तक के बच्चे जो एजुकेशन लेते हैं, जो स्किल सीखते हैं, उन्हीं स्किल्स की वजह से वो लोग क्या करते हैं, कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन को सही करते हैं, प्लस अपने बेटर लाइफ स्टैंडर्ड को जीते हैं, ताकि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी बदल सके।
तो एडोलसेंस में आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, जो नॉर्मल सी चीज है। एडोलसेंस में आपको सबसे पहले एज ग्रुप एक्सप्लेन करना है, फिर आप क्या कीजिएगा, कुछ बच्चों का फोटो लगा दीजिएगा जिनका एज ग्रुप 13 के बाद और 19 से लगभग पहले हो। फिर एडोलसेंस में और आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि जो एडोलसेंस कैटेगरी के बच्चे हैं वो कौन कौन सा स्किल सीख सकते हैं, ठीक है, बिसाइड एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के साथ साथ वो क्या सीख सकते हैं, ताकि वो स्किल जो है उनके लाइफ सर्वाइवल पे इफेक्ट करे और वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सके। तो एडोलसेंस कॉमन सा टॉपिक है, साइंस में भी दिया हुआ है, आपको वो एसएसटी में एक्सप्लेन करना है कि एडोलसेंस कैसे, या एडोलसेंट बच्चे जो होते हैं वो कैसे कंट्री के डेवलपमेंट रेट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब हम लोग चौथे पॉइंट की तरफ चलें। तो चौथा पॉइंट है क्या आपका, चौथे पॉइंट का नाम है डिजास्टर, ठीक है, मैनेजिंग डिजास्टर। अब डिजास्टर क्या है, डिजास्टर का मतलब कोई भी ऐसा नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है, डिजास्टर का मतलब क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है। अब नेचुरल कैलेमिटी क्या होता है, तो नेचुरल कैलेमिटी मतलब हो गया प्राकृतिक आपदा, जैसे कोई भी ऐसा कंडीशन हो गया जिसमें ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं है, ह्यूमन उसको बहुत ज्यादा मैनेज नहीं कर सकते हैं अपना टेक्नोलॉजी लगा कर भी, वो सारे डिजास्टर के कैटेगरी में आएंगे। तो अगर वो डिजास्टर आ जाते हैं तो हम लोग कैसे उनको मैनेज करेंगे, ये इस पॉइंट में या इस टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करना है। अब डिजास्टर इसमें आप लोग कोई भी एक या दो टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैनेजिंग डिजास्टर तो हेडिंग होगा, सब हेडिंग में आप क्या लिख सकते हैं, अर्थक्वेक, जैसे अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक क्यों आता है, अर्थक्वेक का फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जिससे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान या बहुत ज्यादा उस पर डेथ भी होते हैं, प्लस अर्थक्वेक को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, अर्थक्वेक को कौन से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर अर्थक्वेक जो सबसे डेंजरस अभी तक कितने फ्रीक्वेंसी का आया था, प्लस सबसे ज्यादा कहां पर अर्थक्वेक आता है। तो ये तो सिर्फ हुआ अर्थक्वेक के बारे में कॉमन बातें। इसके बाद आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि अर्थक्वेक आएगा तो हम लोग ऐसा क्या करेंगे ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो या उससे हम लोग बच सके, ठीक है। तो अर्थक्वेक आएगा तो सबसे पहले हम लोग को प्रिकॉशंस पे ध्यान देना है, ठीक है, प्रिकॉशंस पे ध्यान देंगे मतलब कैसे बचेंगे, प्लस सेफ्टी मेजर आपको एक्सप्लेन करना है किसमें, दोनों पे। अगर आप घर के अंदर है मतलब इनसाइड, और आप घर के बाहर है तब, दोनों कंडीशन में आपको एक्सप्लेन करना है कि अर्थक्वेक आएगा तो हम लोग अगर घर के अंदर है तो क्या क्या करेंगे जिससे हम लोग कोई नुकसान ना हो, और अगर घर के बाहर है तब क्या करें हम लोग को ताकि कोई नुकसान ना हो। अब पहला तो अर्थक्वेक हो गया, तो उसमें हम लोग बता दिए कि आपको जो है क्या करना है, सेफ्टी मेजर्स एक्सप्लेन करने हैं, प्लस अर्थक्वेक होता क्या है, कैसे आता है, उसका इंटेंसिटी क्या है, उसका ग्राफ कौन सा है, प्लस अभी तक का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला अर्थक्वेक कब आया था और सबसे ज्यादा इंडिया में अर्थक्वेक कहाँ आता है। और जैसे सबसे ज्यादा वर्ल्ड में आप देखिएगा अर्थक्वेक तो कहाँ आता है, जापान में, लेकिन जापान में जब ये अर्थक्वेक आता है तो वहां का टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा फास्ट है कि वो लोग जो घर बनाते हैं वो लकड़ी का ही होता है, ताकि अर्थक्वेक आएगा भी तो उन सबको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वो लोग फिर क्या करते हैं, उसी लकड़ी को जोड़कर अपना घर बना लेते हैं। अब इंडिया में तो ऐसा है नहीं कि हम लोग लकड़ी घर में रहते हैं, तो हम लोग जहां पर रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे कि अगर अर्थक्वेक आएगा तो हम लोग को क्या करना चाहिए, प्लस उसके कुछ फोटोज भी आप उस पर लगा दें। अर्थक्वेक के अलावा और भी बहुत सारे डिजास्टर होते हैं जो आप इस प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अर्थक्वेक तो पहला है, जैसे साइक्लोन के बारे में आप बता सकते हैं कि साइक्लोन का आता है, क्यों आता है, आएगा तो हम लोग को क्या करना चाहिए, प्लस कौन कौन से गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट हमेशा इंस्ट्रक्शन देते रहता है इसमें साइक्लोन, क्योंकि साइक्लोन जब आएगा अर्थक्वेक आएगा, मान लेते हैं कि फ्लड आ गया, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, तो ये सारे किसमें आएंगे, नेचुरल डिजास्टर में। और नेचुरल डिजास्टर को हम लोग को क्या करना है, मैनेज करना है। तो इन पांचों में से 5 एक और लिख देते हैं, सुनामी, ठीक है, इन पांचों में से किसी एक को भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक, प्लस वो क्यों आता है, उसका सेफ्टी मेजर क्या है, और हम लोग को गवर्नमेंट के कौन से गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग इन पांचों नेचुरल डिजास्टर से सर्वाइव कर सके, मतलब बच सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है कि हमेशा जो है रेडियो पे सिग्नल देते रहता है। तो आप सबसे पहला सेफ्टी मेजर में ये लिख सकते हैं कि जैसे साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया, वोल्केनिक इरप्शन है, सुनामी, तो आप रेडियो रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि रेडियो पे क्या क्या होगा, अलग अलग एफएम चैनल पे गवर्नमेंट आपको गाइडलाइंस भेजते रहेंगे कि आप इस एरिया में पहुंच जाइए, प्लस आपको क्या क्या अलग अलग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर चलने हैं, ठीक है, ताकि कॉमन सा दवा आप ले सके कि आपको कोई अगर बीमारी हो जाए
तो आप कैसे सर्वाइव कर सकें, क्योंकि गवर्नमेंट हर किसी के पास तो पहुंच नहीं पाएगा। तो रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू आपको सेफ्टी गाइडलाइंस बताते रहते हैं। तो आप जल्दी से क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जो है रेडियो का फुल फॉर्म बता दीजिए कि रेडियो का फुल फॉर्म आखिर होता क्या है। ठीक है, रेडियो से कोई डिवाइस नहीं है, ये 5 अलग अलग प्रोसेस है। उन 5 अलग अलग प्रोसेस को जब साथ में करवाया जाता है तब जाके हम लोगों के पास उनका फ्रीक्वेंसी से बोला हुआ कोई भी गाइडलाइन सुनाई देता है, या हम लोग जो गाना सुनते हैं सब उन्हीं की वजह से आता है, मतलब रेडियो की वजह से। तो आपको रेडियो का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपके शायद तीसरे टॉपिक था कि चौथा था? चौथा था, तीसरा तो एडोलसेंस था। ठीक है, अब 5वां टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक हो गए आप लोग फिर से ध्यान दे लीजिए एक बार। फर्स्ट टॉपिक था वुमेन्स रोल इन हिस्ट्री, सेकंड था पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड था एडोलसेंस, और चौथा क्या था, मैनेजिंग डिजास्टर। अब मैनेजिंग डिजास्टर के बाद हम लोग 5वें टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो 5वां टॉपिक क्या है आपका, इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शंस इन इंडिया ही जान लेते हैं कि इंडिया में जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो क्या है। ठीक है, पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। अब तो अभी तो हम लोग मान लीजिए जो देते हैं वोट वो ईवीएम के थ्रू देते हैं। ठीक, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतलब वोट तो देंगे लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली वोट देंगे। अब इलेक्शंस इन इंडिया में क्या क्या आप प्रोजेक्ट में लिखिएगा। तो सबसे पहले आप इलेक्शन एक्सप्लेन कीजिए। इलेक्शन एक्सप्लेन करने के बाद बताइए कि इंडिया में जो इलेक्शन होता है वो कितने ईयर्स के बाद होता है, प्लस टाइप्स ऑफ इलेक्शन एक्सप्लेन कीजिए। जैसे इंडिया में 2 टाइप के इलेक्शन होते हैं, एक होता है जनरल इलेक्शन और एक होता है बाई इलेक्शन। ठीक है, अब जनरल इलेक्शन का मतलब जो हर 5 ईयर्स में होता है। 5 ईयर्स में जैसे हम लोग वोटिंग करने जाते हैं ना, वोट करने जाते हैं चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में। अब ये नहीं बोल सकते हैं कि गवर्नर के इलेक्शन में वोट देने जाते हैं, क्योंकि हम लोग उनमें वोटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे इंडिया में हम लोग प्रेसिडेंट, ठीक है, गवर्नर, फिर अब इलेक्शन कमीशन का जो हेड होते हैं, क्या नाम है उनका, मतलब क्या पोस्ट का नाम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इंडिया के जो चीफ जज है सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो प्रेसिडेंट डायरेक्टली चुनते हैं। इनका कोई वोटिंग नहीं होता है कि हम लोग वोट देंगे तब जाके ये सब चुनेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट वोट नहीं होता है कि जो है नॉर्मल पर्सन वोट देगा या हम लोग जाके वोट देंगे तब जाके उनको चुनेंगे। वो लोग जो है प्रेसिडेंट नॉर्मली एसटीवी वाले एक वोट सिस्टम होता है, उनसे उन सबको वोट मिलता है। इनका नाम क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इससे जाके प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, और प्रेसिडेंट फिर जाके गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्शंस में आपको एक्सप्लेन क्या करना है, जिसमें हम लोग वोट दे पाएंगे। तो हम लोग किसमें किसमें वोट दे पाएंगे, जैसे जनरल इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है। जनरल इलेक्शन जो हर 5 साल में होता है। बाई इलेक्शंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, बाई इलेक्शन का मतलब नाम में ये क्या लिखा हुआ है, बाई, मतलब जो साइड से इलेक्शन करवाया जाए। साइड से इलेक्शन करवाने का मतलब क्या है, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अब ऐसा केसेस भी हुआ है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, अचानक उनका डेथ हो गया किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, हार्ट अटैक आ गया या कुछ भी हो गया, तब वो पोस्ट तो कुछ दिन के लिए खाली रहेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो रहे नहीं, वो पोस्ट क्या हो गया, वैकेंट हो गया। ठीक, तो कुछ टाइम तक क्या करते हैं, उनके प्लेस पर एक पर्टिकुलर, मतलब कुछ टाइम के लिए नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया जाता है, और तुरंत इलेक्शन का सारा इंतजाम करवाया जाता है। उसी इलेक्शन को क्या बोलते हैं, बाय इलेक्शन, जो किसी मजबूरी में कराया जाए। तो इंडिया में ऐसा करवाया गया है। एक टाइम के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो है पहले जब बने थे तो सिर्फ 13 डेज के लिए बने थे। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, 9, 10 दोनों के लिए है ये, कि अटल बिहारी वाजपेयी फर्स्ट बार जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो कितने दिन के लिए बने थे, वो सिर्फ 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, क्योंकि उनके पहले वाले प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो गया था। प्लस अटल बिहारी वाजपेयी को जो है 13 दिन के लिए ही अपॉइंट किया, मतलब कुछ टाइम के लिए अपॉइंट किया गया था कि आप प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट संभालिए। और उसके बाद जो है दोबारा इलेक्शन जब हुआ तब जाके दूसरे प्राइम मिनिस्टर वहां पर अपॉइंट किए गए, और उसके बाद फिर जाके अटल बिहारी वाजपेयी भी जो है प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे। मतलब पहले एक बार बन चुके हैं 13 डेज के लिए, और उसके 5 ईयर्स के बाद फिर बने थे 5 ईयर्स के लिए। तो ये आपका चौथा टॉपिक था, चौथा नहीं 5वां टॉपिक था इलेक्शन। तो आपको इलेक्शन एक्सप्लेन करना है, इलेक्शन का टाइप क्या है, कौन कौन से टाइप्स हम लोग एक्सप्लेन करने हैं, प्लस
इलेक्शन के साथ साथ आप लोग क्या कीजिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फोटो भी उस पर लगा दीजिएगा कि प्रेजेंट कौन है और फर्स्ट कौन है। ठीक है, कौन कौन फर्स्ट और प्रेजेंट, कि फर्स्ट के सीईसी कौन थे और प्रेजेंट के सीईसी कौन है। प्लस ये प्रेजेंट के जो सीईसी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कौन से नंबर के हैं, मतलब कि जैसे फर्स्ट है शिव कुमार सेन, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से होते गया, तो ये कौन से नंबर के हैं, 14th है कि 15th है, ये आपको लिखना है। ठीक है, प्लस नेम प्लस फोटो और प्लस टाइप ऑफ इलेक्शन। ये हो गया आपका 5वां टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक आपको बता रहे हैं जो आपको प्रोजेक्ट वर्क में बनाने हैं। बनाने तो 5 ही है, लेकिन आपको बताएं कितने हैं, 6। उस 6 में से किसी 5 ही आपको प्रोजेक्ट कॉपी में बनाना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बाद अब लास्ट प्रोजेक्ट देखेंगे हम लोग, कौन सा, 6th। ठीक है, अब 6th प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्लॉथिंग। ठीक है, सारे इसमें जो है क्या है, मिक्स्ड है, मतलब सिविक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉपुलेशन दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स भी है, प्लस हिस्ट्री भी रहेगा। क्योंकि प्रोजेक्ट में आपको चारों पार्ट कंप्लीट करने हैं। एक और टॉपिक हम एक्स्ट्रा दे दिए, मैनेजिंग डिजास्टर। पहले क्या होता था कि आपके एसएसटी में 5 बुक्स चलते थे। ठीक है, कितने बुक चलते थे, 5, लेकिन अभी कितने हो गए हैं, 4। तो अभी कौन कौन से पढ़ते हैं हम लोग, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और पहले क्या चलता था, डिजास्टर मैनेजमेंट, बुक का ही नाम था। ठीक है, बुक का क्या नाम था, डिजास्टर मैनेजमेंट, 5वां बुक था एसएसटी का। पहले 5 बुक चलते थे। उसका एक टॉपिक आपको हम दे दिया है, लेकिन वो कॉमन टॉपिक है, ये नहीं कि सिलेबस से हट गया है। ठीक है, सिलेबस से हट जाओ, बाकी में कुछ कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर दिया है सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में। ठीक है, बस वो पूरा बुक हटा के टॉपिक्स कुछ कुछ इंक्लूड कर दिया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में ही आपको एक टॉपिक मिला है जिसमें आपको 5 चीज बोला गया है कि अर्थक्वेक था, साइक्लोन था, सुनामी था और 2 पॉइंट्स और था। उसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना है विद फोटो। अब लास्ट प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्लॉथिंग। अब आपको क्लॉथिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है। क्लॉथिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग को नॉर्मल सर्वाइवर के लिए क्या क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान हम लोग जैसे बोलते हैं। रोटी कपड़ा और मकान में क्या, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, प्लस क्लॉथिंग चाहिए। ठीक है, फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। अब क्लॉथिंग में आपको एक्सप्लेन करना है कि पहले के टाइम में, जैसे पहले के टाइम में क्या, 1947 के पहले, अब 1947 के पहले जब हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे, तब का जो है क्लॉथिंग सिस्टम क्या था, पहले के लोग क्या पहनते थे, कौन से टाइप का कपड़ा पहनते थे। ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग मतलब क्या है, जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, सिल्क हो गया, ये एक्सप्लेन करना है। 1947 के बाद क्या चेंजिंग आया क्लॉथिंग इंडस्ट्री में, उसके वजह से इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, वो भी एक्सप्लेन करना है। अब क्लॉथिंग में जो है क्या एक्सप्लेन करेंगे, और इसके साथ साथ जैसे पहले क्या होता था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था इंडिया में, तो यहाँ से बहुत सारे क्लॉथिंग मटेरियल को यहाँ से ले जाता था दूसरे कंट्री में बेचने के लिए, क्योंकि वो क्या होते थे, हैंडीक्राफ्ट मटेरियल होते थे। कौन से होते थे, हैंडीक्राफ्ट। तो उसका मार्केट में डिमांड ज्यादा था, क्योंकि उस टाइम मशीनरीज उतने डेवलप नहीं थे। अब पहले के टाइम में हम लोग के भी घर में आप देखे होंगे कि बहुत सारे घर में जैसे दादी है, मम्मी है, वो स्वेटर्स बिनते रहती हैं। अब स्वेटर्स बिनते रहती हैं तो वो क्या करती हैं, स्वेटर्स को हाथ से बिनती हैं। तो पहले क्या होता था कि वो जो वीविंग है, मतलब कि जो बुनाई हो रहा है वो हाथ से किया जाता था, तो उसको हैंडीक्राफ्ट बोलते थे। तो पहले इसका जो है बहुत ज्यादा चलन था इंडिया में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको यहाँ से ले आके क्या करता था, वहां पर बेचता भी था अपने कंट्रीज में, क्योंकि वहां पर ये चीज अवेलेबल था ही नहीं। प्लस डिजाइनिंग भी इंडिया के जो लोग बहुत अच्छे से करते थे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बीतता गया और इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये पूरी तरीके से बंद हो गया, जिसकी वजह से इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। तो क्लॉथिंग में ये नहीं एक्सप्लेन करना है कि जो है कौन सा टाइप का कपड़ा अभी हम लोग पहन रहे हैं, ये एक्सप्लेन करना है कि पहले जो है जो कपड़े यूज किए जाते थे, वो उसके वजह से इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता था। प्लस जब उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट बंद कर दिया, मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया, ये तो बंद हो गया धीरे धीरे, उसके वजह से इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसका क्या सब्स्टिट्यूट आया, उसका क्या अल्टरनेट आया। ठीक है, क्या मशीन्स आए जो हैंडीक्राफ्ट को रिप्लेस कर दिए, या वैसा ही डिजाइन उस पर बना पाए, ये आपको एक्सप्लेन करना है विद फोटो। हम सब बता रहे हैं कि आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं उसमें सब में कम से कम 2 या 3 फोटो जरूर लगाएंगे, और वो कलरफुल फोटो ही होने चाहिए, ताकि वो अच्छे से उस प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर सके। तो आपके टोटल 6 प्रोजेक्ट्स बताए हैं। 6 प्रोजेक्ट्स में से आपको सिर्फ कोई 5 ही एक्सप्लेन करने हैं, और हर प्रोजेक्ट में मिनिमम 5 पेजेस होने चाहिए, मतलब 25 पेजेस। ठीक है, फोटोज इंक्लूड नहीं है उसमें, फोटो अलग से है, प्लस फोटोज। अगर आप सब में 2 फोटो भी लगाइएगा तो टोटल 2 into 5 कितने हो गए, 10 फोटोज चाहिए सब, तब जाके आपको जो है प्रोजेक्ट में अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अच्छा प्रोजेक्ट बनाइएगा, उसी से पता चलेगा कि आप उस टॉपिक को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो इन 6 में से आप कोई भी 5 प्रोजेक्ट कॉपी में बनाइए,
9, 10 दोनों, और इसको जल्दी से जल्दी स्कूल पे सबमिट कीजिए। ठीक है, ठीक है, आप इसको नोट कर लिया है। अब हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड तुरंत क्या करेंगे, फास्ट 10 MCQs। ठीक है, इसी टॉपिक कोई जरूरी नहीं है, मैथ्स, साइंस, SST, जीके, कोई भी 10 MCQ अभी हम लोग तुरंत जो है तुरंत क्वेश्चन पूछेंगे और आपको तुरंत उसका आंसर बताना है। सबसे पहला टॉपिक, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या ले लेते हैं, मैथ्स से ले लेते हैं। 3 टॉपिक डिवाइड कर लेते हैं। मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे, क्लास नर्सरी से पढ़ते जा रहे हैं, नर्सरी से लेकर 9, 10 में पहुंच गया है। सबसे पहले आप बताएंगे HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। अब HCF जो है आप पढ़े होंगे, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये क्लास 4, 5 से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, और ये क्लास 10 में भी है, और क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर इसी से रिलेटेड है, जिसमें आपको HCF LCM एग्जाम में पूछता है। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे जल्दी से। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है यूपी के। जल्दी से कमेंट करके बताइए, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ यूपी, प्रेजेंट गवर्नर यूपी कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जल्दी से कमेंट करके बताइए, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट बताना है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, कौन है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पे जो 5 सितंबर है उस पर हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब चौथा एमसीक्यू। चौथा एमसीक्यू में आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा, ह्यूमन बॉडी सबसे बड़े ऑर्गन का नाम। ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन का नाम क्या है, लिवर। लिवर क्या है कि हम लोग के बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। अब पांचवें एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। पांचवें एमसीक्यू में क्या बताना है कि ऐसा कौन सा एचसीएफ ही चलिए बताते हैं। एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, सबसे छोटे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता कौन सा है 2, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है 4, और इसका क्या फाइंड करना है हमको एचसीएफ। तो 2, 4 का एचसीएफ क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 और 4 को सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड करेगा सबसे बड़ा नंबर वो कौन सा है 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, पीसीआई का फुल फॉर्म। ये पिछले वीडियो में जो एसएसटी का आया था उसमें आपको एक्सप्लेन किए थे पीसीआई, और अभी भी बोले हैं कि आपको इन सब का फुल फॉर्म लिखना है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्सप्लेन करना है। पीसीआई का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होता है। तो पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। इसको फाइंड कैसे करते हैं, पर कैपिटा इनकम फाइंड कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है जीडीपी वाई में टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको सबसे पहले कैलकुलेट कौन किया था इंडिया में पीसीआई, दादा भाई नौरोजी।
अभी सब नोट भी करते जाइए, जीके, एसएसटी, मैथ सबके कॉमन क्वेश्चंस है। 10 क्लास में है तो वो भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और ये एमसीक्यू में पूछा गया है क्लास 9-10 के। ठीक है, कि फर्स्ट पीसीआई कौन कैलकुलेट किया था? तो पहला पीसीआई कैलकुलेट करने वाले पर्सन का नाम क्या है इंडिया में? दादा भाई नौरोजी। अब 7वें एमसीक्यू की तरफ चलेंगे हम लोग। 7th एमसीक्यू। 7th एमसीक्यू कौन से सब्जेक्ट से दिया जाए? जीके। चलिए, जीके से अगर हम लोग पूछें तो इंडिया में, इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है? इंडिया में कौन सा ऐसे स्टेट है जहां पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा इंडिया में पॉपुलेशन कौन से स्टेट में, जहां पर हम लोग अभी रह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा इंडिया का पॉपुलेशन सरवाइव करता है। ठीक है, और एरिया के हिसाब से देखें तो ये तो हो गया पॉपुलेशन के हिसाब से। कुछ ऐसा भी स्टेट है इंडिया में जहां पर एरिया बहुत ज्यादा है लेकिन लोग बहुत क्या है? कम है। जैसे राजस्थान। राजस्थान में जो है पॉपुलेशन तो कम है लेकिन एरिया बहुत ज्यादा है। लेकिन मोस्ट पॉपुलस पूछा था, एरिया के बेसिस से तो मतलब ही नहीं है। तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको जल्दी से क्या बताना है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पेन का फुल फॉर्म। ठीक है, पेन या एएमयू का फुल फॉर्म। एक क्वेश्चन हो गया पेन और एक क्वेश्चन क्या हो गया? एएमयू। तो केमिस्ट्री में आप 3rd चैप्टर पढ़े होंगे क्लास 9 में। एटम मॉलिक्यूल, पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, और एएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हम लोग किसी भी कंपाउंड का मास फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, कंपाउंड का मास जैसे H2O, इसका मास फाइंड करना है तो H का मास मतलब हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। हाइड्रोजन आए कितने बार है? 2 बार। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 प्लस किए तो कितना आया? 18। तो 18 क्या लिखेंगे? ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम? नहीं, जितने भी एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं उन सबका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो किसमें लिखेंगे? एएमयू में। ठीक है, एएमयू लिखें या तो शॉर्ट फॉर्म यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन आपका रहेगा किससे? 9th क्वेश्चन आप बताएंगे बायोलॉजी से। ठीक है, बायोलॉजी में क्या बताएंगे? एकदम इजी सा क्वेश्चन, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी का नाम बताएं जल्दी से। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। ठीक है, इसमें एल साइलेंट होता है। इसको अरिस्टोटल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अरस्तु पढ़ेंगे, अरिस्टोटल नहीं है ये। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स से। आपको फिजिक्स का भी फादर बताना है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के अलग, ठीक है, और फिजिक्स के अलग। बताइए, मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है और फिजिक्स का? तो नॉर्मली हम लोग फिजिक्स के फादर किसको बोलते हैं? न्यूटन को। तो क्या फुल फॉर्म है, मतलब पूरा नाम क्या है उनका? सर आइजैक न्यूटन। और मॉडर्न फिजिक्स का जो फादर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है। गुड इवनिंग बच्चों। अब आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन हम आ गए। ठीक, सभी बच्चों को एसएससी का प्रोजेक्ट समझ में आ गया है और जाते जाते लास्ट का 2 क्वेश्चन ट्रिक समझ लिया जाए हम लोग। चलिए, एक ट्रिक हम आपसे पूछते हैं। आप ये बताओ कि 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 + 10 कितना होगा? और 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 + 1000 यदि दे देगा तो आप कितना लिखोगे? चलो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हम देखो बताते हैं। जिस क्वेश्चन में लास्ट में इस तरह से दिया रहेगा 10, यदि 10 दिया है तो जस्ट इसका हाफ लिखो 5। 10 दिया है तो जस्ट इसका हाफ लिखो 5 और फिर इसका हाफ लिखो 5। आपको ये ट्रिक पढ़े होंगे आप लोग। हम ट्रिक्स जो आपको बोले थे मैथ्स का प्रोजेक्ट में, उसी में है ये। ठीक है, और ये 1000 तक का यदि ऐड करने के लिए दे दिया है तो आप क्या करोगे? 1000 का हाफ कितना होगा? 1000 का हाफ होगा 500
और फिर उसके बाद हम लोग लिख देंगे 500। तो 500 ये इसका सम होगा, ठीक है। इसी तरह से आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि 1 + 2 3 + 4 प्लस डैश 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 प्लस 10,000 तक यदि ऐड करने के लिए देगा तो कितना होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। 10,000 तक का ऐड करने के लिए कहेगा तो कितना होगा, ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमको बताओ। और बहुत सारे बच्चे बता चुके हैं, इसका आंसर होगा 10,000 का हाफ होगा 5,000 और फिर 5,000 लिख देंगे, ये आंसर आपका आ गया। तो आपको ट्रिक देखो आ गया, और इसीलिए हम आपको मैथ्स में ये दिए थे प्रोजेक्ट्स की, आप इससे सीख पाओगे। और जाते जाते आपको एक हम फुल फॉर्म बताते हैं, आपको उम्मीद है कि ये फुल फॉर्म आपको नहीं पता रहा होगा, तो आप जाते जाते आज फुल फॉर्म देख लो। बैंक का क्या फुल फॉर्म होता है, इंडिया में बैंक का क्या फुल फॉर्म है? B for borrowing, A for accepting, N for negotiating, ठीक है, N for negotiating, ठीक है, और K for keeping। तो ये है इंडिया में बैंक का फुल फॉर्म। आपको ये उम्मीद है कि नहीं पता रहा होगा, और आज पहली बार आप सुन रहे होंगे BANK। तो एसएसटी में आप लोग बैंक तो सुने होंगे, लेकिन बैंक का फुल फॉर्म नहीं सुने होंगे कि बोरोइंग, एक्सेप्टिंग, नेगोशिएटिंग और कीपिंग। समझ गए? तो सभी बच्चों को ये बताया जा रहा है कि आप लोग क्लासेस को करो आकर कल, और जिन बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी, इन 5 सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट बता दिया गया है। आपको डेट बता दिया गया है कि 20 जनवरी से ये बोर्ड प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो जाएंगे। आप सभी बच्चे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। कल आकर स्कूल में आप चाहें तो टीचर से डिस्कशन भी कर सकते हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको हम ये बता रहे हैं कि कल से सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस शाम को रिवीजन स्टार्ट होगा, और जिसके लिए आप लोगों को 30 डेज का लास्ट 30 डेज का लाइव क्लासेस स्टार्ट होगा, और जिसमें आपको मैथ, साइंस और एसएसटी का पूरा रिवीजन कराया जाएगा, होल रिवीजन। तो आप जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स में अपने चाहे क्लास 9 के एग्जाम्स में 95% लाना है, 95% लाना है, और मैथ्स में जिनको 100 लाना है वो हम लोगों के क्लास में उनको आना है, ठीक। जिन बच्चों को 95% और 100% लाना है उन लोगों को हम लोगों के लाइव क्लासेस में कल से आना है। और सभी बच्चों के लिए आज के लिए गुड नाइट। तो आज के लिए बस इतना ही, अब कल से हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। बंद हो गया। जैसे देख ये है ना, यहां से काटना पड़ेगा, ओके आएगा, ओके पर टिक देना, हो गया।